हाँ दोनों खड़े। हम सब साइंस लेकर आर्ट्स के एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। आप साइंस लो, 12th तक साइंस लो या बीएससी करो, फिर भी आप मतलब आरएस जैसे आरएस का एग्जाम है वो आर्ट्स वाला या साइंस वाले किसी के लिए होता है, सबके लिए समान होता है। या आप अध्यापक बनो सबके लिए समान होता है। तो आपने साइंस ली, उसके बाद तैयारी की, आगे साइंस में तैयारी की, फिर ये जीके पढ़ा साथ साथ, तो आप आर्ट्स का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आर्ट्स पढ़ा हुआ साइंस का एग्जाम नहीं दे सकता, इसलिए साइंस पढ़ा हुआ आर्ट्स का दे सकता है। समझ आई बात? सर अगर हम 11th में साइंस ले तो बेटर होगा या आर्ट्स? वो आप पर डिपेंड है, अगर आप आगे क्या करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि 11th में आप अगर आपको साइंस अच्छे से समझ आ रही है तो आपको साइंस लेनी चाहिए। आप 11th के बाद 12th में साइंस लो, 11th 12th साइंस रखी, फिर आपको लग रहा है कि मुझे साइंस में अच्छा नहीं करना है या साइंस में आगे मुझे अधिकारी बनना है, तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप साइंस के बाद वापस आर्ट्स में आ सकते हो। 11th 12th तक 11th 12th में आप साइंस रख के फिर आर्ट्स में आ सकते हो। और आपको हो सकता है कि आपको डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो, तो आप फिर आपके पास विकल्प नहीं होगा। अगर आपने आर्ट्स ली तो आपके पास विकल्प नहीं होगा कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, वहाँ विकल्प आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपने 12th में साइंस रखी तो आपके पास क्या विकल्प है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो, मतलब साइंस वाले में, या फिर आर्ट्स के फील्ड में भी वापस आ सकते हो। आपने साइंस में अगर ग्रेजुएशन की, बीएससी कर रखी है, फिर भी आप आर्ट्स वाले एग्जाम दे सकते हो। पटवारी बन सकते हो, ग्राम सेवक बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, ये सारी चीजें बन सकते हो। लेकिन अगर आपने आर्ट और उसके साथ साथ इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकते हो, साइंस है आपके पास, लेकिन आर्ट्स होगी तो आप ये डॉक्टर और इंजीनियर वाला फील्ड वो छूट जाएगा, बाकी चीजें आप कर सकते हो। और कोई सवाल? डॉक्टर बनने के लिए साइंस लेनी पड़ती है, मतलब आप 10वीं के बाद साइंस पढ़ो। साइंस में अलग अलग होता है, जीव विज्ञान होती है, रसायन शास्त्र होती है, तो साइंस जो विज्ञान होती है ना, विज्ञान पढ़नी। आप कितने घंटे पढ़ेंगे? मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे। अब मैं मेरा बताता हूँ कि पढ़ाई का क्या है कि आपको जब स्कूल टाइम होता है, स्कूल तक आप पढ़ते हो, तो आपको एक तो सुबह से लेकर जो स्कूल टाइम होता है, स्कूल टाइम आप जाते हो, उसका एक तो आप बेस्ट यूज करो। बाकी आपके काम क्या होता है, घर पे जाके कोई काम नहीं होता। जैसे मैं 9 दिन पढ़ता था तो मैं रात को 2 बजे उठ के भी सुबह तक पढ़ता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं रात को, क्योंकि जब एग्जाम आ जाते हैं तब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। घंटे फिक्स नहीं है, लेकिन जो आपको टॉपिक दिया, जैसे आज एक पार्ट पढ़ा दिया, विज्ञान का कोई पार्ट पढ़ाया क्लास में, तो फिर उस पार्ट को आप घर जाके वापस पढ़ो और फिर आप ये देखो कि कल और कौन कौन से पार्ट पढ़ाएंगे। तो कल ये विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, उसको एक बार देख लो। आपकी आज सर पढ़ाएंगे, एक बार देख लेता हूँ मेरे को कितना समझ आ रहा है, फिर सर पढ़ाएंगे, मैं सर से सवाल पूछूंगा कि सर ये क्या होता है, मैंने पढ़ा मेरे को समझ नहीं आया। तो आप अभी घंटे से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप पढ़ क्या रहे। तो आप कैसे कर सकते हो कि आपको सबसे पहले तो कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको घर जाके वापस होमवर्क करने के बाद उसको देखो। उसके बाद आप देखो कि कल क्या कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे, उस पार्ट को एक बार आप पढ़िए। आपको समझ नहीं आएगा पहली बार, क्योंकि वो पहली बार आपने पढ़ाया, समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ आएगा फिर आप क्लास में पढ़ाएंगे ना, वो आपको सबसे ज्यादा समझ आएगा। सब बच्चों में सबसे ज्यादा समझ उसी को आएगा जिसने पहले पढ़ गया है वो पार्ट। तो आपको यही करना है। आप 4 घंटे, अब मैं कहता हूँ 10th क्लास में एग्जाम आ गए हैं सर पे, इसका मतलब आपको 5 या 6 घंटे स्कूल की बात पढ़ना है। कितना? 5 से 6 घंटे। नहीं तो आप रेगुलर 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे शाम को। होमवर्क करने के अलावा क्या होता है कि हम होमवर्क करते हैं, 4 घंटे होमवर्क करने में लगा जी, धीरे धीरे लिखते जाते हैं। रमेश लिखता है ऐसे, वो 4 घंटे में अपना पूरे दिन में, स्कूल जब तक वापस नहीं आते तब तक इसका होमवर्क पूरा होता है, बड़ी मुश्किल से सुबह तक। तो करना क्या है कि फटाफट जाके होमवर्क किया, होमवर्क करो, तब भी आप पढ़ के करो, ध्यान से करो। तो क्या होगा, आप होमवर्क जो करोगे, होमवर्क दिया क्यों जाता है कि जिसे आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो होमवर्क भी बड़े ध्यान से करना होता है कि पढ़ के सारी चीजें कि मैं जो लिख रहा हूँ मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो होमवर्क करो, उसके बाद आप वापस उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो, दोबारा से उसको पढ़ो कि फिर कल टेस्ट है तो टेस्ट में क्या पूछ सकता है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे सकते हैं, क्या लिखूंगा मैं वहां जाके, लिख के आप वापस पढ़ो। और कोई क्वेश्चन पूछो भी से, सुनजा कोई डाउट? और लड़के पूछ रहे, लड़के नहीं पूछ रहे। अब एक पूछो आप, कोई एक पूछो। एक तो क्वेश्चन आपके मन में जैसे उन्होंने पूछा कि आप कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या करना चाहिए, आपके मन में कोई भी सवाल आए, किसी भी तरह का सवाल आए आप पूछ सकते हैं।
डॉक्टर बनने के लिए, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है कि आप ये 10th क्लास में होता है। 10th क्लास करने के बाद आपको एक नीट का एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है कि ये सारी साइंस के पूछे जाते हैं, जिसमें जीव विज्ञान विशेष करता है। तो नीट का एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है। बस नीट का एग्जाम पास करना, जैसे अपन 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं, वैसे ही नीट का एग्जाम पास करना होता है। ठीक है, वो आप 10th पास होने के बाद आप नीट का एग्जाम कर सकते हो। नीट का एग्जाम होने के बाद फिर आपको उसमें डॉक्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। वहाँ पर फिर आपको सिखाया जाएगा कैसे सुई देते हैं, क्या किया जाता है, कैसे रोगी को चेक किया जाता है। वो कब किया जाएगा? जब आप नीट का एग्जाम पास करोगे। ये ऑल इंडिया में पूरी भर्ती आती है नीट की, जिसमें कि बहुत सारे मतलब 5-10 से 10,000 लोगों को लिया जाता है। हर साल बच्चों को लिया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है। डॉक्टरों की संख्या फिक्स होती है कि भाई हर साल 50,000 डॉक्टर बनाने हैं, तो 50,000 वो पास करेंगे। और लाखों बच्चे होते हैं, उसमें 50,000 को पास करेंगे। तो नीट का एक एग्जाम होता है, वो आप 10th के बाद उसकी तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद आप एक मिनिमम एज होती है, उस तक ही आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब आप 10th के बाद 2 या 3 बार एग्जाम दे सकते हो इस एग्जाम। तो वो एग्जाम आप पास कर लोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो। उसमें साइंस होती है, प्लस विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट को। आपने सर वो RS परीक्षा दी, किस प्रकार नोट्स बनाए, कैसे लिखे, किस तरह से नोट्स बनाए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने RS की परीक्षा दी, मैं 2016 में भी दी थी और फिर मैंने 2018 में भी दी थी। उसमें बस बेसिक डिफरेंस ये रहा था कि मैंने कुछ चीज़ें कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है वो मैं लिखना भूल गया था। मेरे को ये समझ नहीं आया था कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और मैंने किस तरह से तैयारी की। तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसकी डिमांड नहीं समझ पाया कि वो क्या पूछना चाहता है। उनको उस तरह से नहीं लिख पाया, इसलिए 2018 में लिखा। और नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पूरा पार्ट पढ़ो, जैसे RS के लिए हो या आप 10th क्लास के एग्जाम के लिए मान लो, उसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आप नोट्स बनाओ। जैसे सर यहाँ लिखाते हैं, आपके नोट्स बड़े बड़े मिलते हैं। आपको सर क्लास में लिखाते हैं वही नोट्स, बहुत महत्वपूर्ण बातें सर क्लास में लिखा देते हैं सारी, तो वही बार बार आपको पढ़नी है। और फिर वहाँ पर आप 12वीं पास करोगे, उसके बाद आपको कोई लिखाने वाला नहीं है। वहाँ पर कोई आपको समझाने वाला नहीं है कि आप ऐसे करो वैसे करो, ये लिखे लिखा है ये पढ़ लेना, परीक्षा में आ जाएगा। कोई नहीं कहेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तब आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब आपको इम्पोर्टेंट बातें पढ़नी पड़ती है कि ये किस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स आप 12वीं के बाद आपको बनाना। यहाँ तो बनाया मटेरियल मिलता है, सर लिखाते हैं बोर्ड पर कि इस पार्ट से ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो चीजें पढ़ाते उनको बार बार पढ़ो। अभी आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? 10वीं में अच्छे परसेंटेज बनाए, 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाए, ये मुख्य टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपकी सारे चीजें पॉजिटिव होती रहेगी। यहाँ आप अच्छे कर लोगे ना, यहाँ आपने 10th क्लास की बुक्स अच्छी पढ़ ली ना, तो फिर आपके आगे कहीं कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वही बुक्स आनी है वापस, वही क्वेश्चन है, वही इसी तरह के टॉपिक है, सारे वही है। अब आप भूगोल में पढ़ते हो, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पढ़ते हो कि कितना है, क्या है, कौन कौन से पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय क्या है, उत्तरी मैदान क्या है, यही चीजें पढ़ते हो। नदियाँ कौन कौन सी है, यही चीजें वहाँ आगे पूछी जाती है, कुछ नया नहीं पूछा जाता। इतिहास में क्या पढ़ते हो? फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ, बास्तिल का ध्वस्त कैसे हुआ, ये चीजें पढ़ते हो। या फिर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हो, या राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ते हो, कौन कौन से राजा हुए, इसने कौन सा युद्ध लड़ा, किस तरह से क्या हुआ, ये चीजें पढ़ते हो। किसी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, यही चीजें वहाँ पूछी जाती है, नया कुछ नहीं पूछा जाता। समझ आई बात? सर आपने यही क्यों चाहा कि मतलब मुझे RAS बनना है, और भी सर बहुत सारी नौकरियां हैं, आप उनमें क्या कि आप RAS क्यों बनना चाहते हैं? भाई RAS क्यों बने? आपके पास बहुत सारे विकल्प है। तो मैंने आपको बताया कि मैं 10th क्लास में जब था तब कलेक्टर साहब आए थे। कलेक्टर साहब आए तो फिर मेरे को लगा कि कलेक्टर आया तो सब ऐसे रौनक पूरी। एक तो वो उनकी गाड़ी थी, उस पर बत्ती लगी हुई थी, और बत्ती लगी हुई सारे आगे से अलग कलेक्टर साहब आ रहे, उनके साथ पीछे पीछे एक कांस्टेबल आया साथ में। वो उतरते हैं तो उसकी गाड़ी का गेट भी कलेक्टर साहब उस कांस्टेबल ने खोला। ये मैंने चीजें देखी, मुझे देखा यार एक आदमी इतना कैसे कर सकता है, ये सब पढ़ के हो सकता है, कलेक्टर बना जा सकता है पढ़ के। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे कलेक्टर बनना है। अब बनना कैसे जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन वो उस दिन से एक बार मन में आ गया कि मैं बच्चा था तो मेरे मन में आ गया यार मुझे ऐसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यार ऐसे गाड़ी का रोग होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने ये चीजें समझी, तो मुझे पता चला कि कलेक्टर या SDM होता है, उसके बाद बहुत सारी पावर होती है, वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जैसे भी आप किसान धक्के खाते हैं, उनको कोई बहुत सारी समस्या होती है,
या जब जैसे अपन जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं या कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वहाँ बैठे होते हैं, वो आपको धक्का देके निकाल देते हैं कि भाई ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तब आपको वहाँ बहुत सारी चीजें समझ होती है। तो जो एसडीएम होता है या जो कलेक्टर होता है उनके पास बहुत सारी पावर होती है, वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं कि भाई लोगों की भलाई के लिए कि इस तरह की कोई योजना है उनका क्रियान्वयन करना है। जैसे अभी अपने कैंप हुआ कल प्रशासन गांव के संग कैंप हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि सारे विभागों को वहाँ बिठाया गया और फिर किसानों के संबंधित जो भी समस्याएं थी, जो जिस तरह की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ देना था। और उनका प्रभारी कौन था? पूरा यहाँ पर जितना भी कैंप था उसका प्रभारी एसडीएम था। और वही अब मुझे पोस्टिंग मिलेगी वो एसडीएम पद पर मिलेगी। मतलब एसडीएम के अंडर में सारे होते हैं। वो जैसा कहता है कि सारे वहाँ बैठे, अब किसान कोई समस्या है कि सर मुझे ये इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, इसका नहीं मिल रहा, ऐसे फॉर्म कैसे भरूं, तो वो सारा वो समझाते हैं और सारे विभाग वहाँ बैठे थे उनको। तो इस तरह से पूरे विभागों की मॉनिटरिंग होती है। तो ये चीजें मुझे बाद में जब पता चली कि भाई इस तरह से उसका काम होता है और एक बहुत बड़े लेवल पर एक आप अध्यापक होकर क्या कर सकते हो, एक स्कूल में पढ़ा सकते हो सभी, तो स्कूल के जो 50 या 60 बच्चों का आप भला कर सकते हो, ठीक है। और उसमें से अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो नहीं भला कर पाएंगे। और एक आप कोई डॉक्टर बन के क्या कर सकते हो, एक आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ आप सुई देके बच्चों का भला कर सकते हो, या जो भी आएगा मरीज उसका आप स्वास्थ्य ठीक कर सकते हो। इंजीनियर बन के क्या करोगे, आपके पास जो टारगेट दिए जाएंगे, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई ब्रिज बनाना है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन एक अधिकारी होता है, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, वो इन सबकी मॉनिटरिंग कर सकता है। वो उसके अंडर में बहुत सारी स्कूलें होंगी, वो स्कूलों पे जाके उनकी स्कूलों की व्यवस्था देख सकता है। वो किसी क्षेत्र में कोई भी जरूरत है कि भाई इस तरह की यहाँ व्यवस्था, ये सड़क टूटी हो, तो वो आदेश देके सड़क भी बनवा सकता है। वो लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं, भाई स्वास्थ्य बीमा उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, तो इन योजना को लाभ देने के लिए वो काम कर सकता है। वो पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर सकता है, वो अपने उपखंड की सारी मॉनिटरिंग करता है। तो एक जो अधिकारी होता है ना, अधिकारी के पास बहुत सारी पावर होती है, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में उसको काम करने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने ये चीज सुनी कि मुझे ये करना है, इसे मैं करूंगा तो मैं बहुत सारे लोगों, नहीं तो मैं एक किसी क्षेत्र में विशेष में जाऊंगा तो मुझे उन वहाँ क्षेत्र विशेष में थोड़ा सा एक लोग होंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा या उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूंगा तो। लेकिन मैं अधिकारी बनूंगा तो मैं अपने अंडर में आने वाले सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा ड्रीम था कि मैं ये करूँ लोगों के लिए, तो वो मैं कर सकता हूँ। समझ आई?